और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने मथुरा ईदगाह और बनारस की ज्ञान व्यापी मस्जिद पर दावा पेश किया है। परिषद के हंगामी इजलास में इन दोनों मुकामात के ताल्लुक से राम मंदिर की तर्ज पर तहरीक चलाने का फैसला किया गया। इस मीटिंग में अखाड़ा परिषद के 13 नुमाइंदों ने शिरकत की। अखाड़ा परिषद के जनरल सेक्रेटरी महंत हरिगिरी ने इजलास की सदारत की। इस मीटिंग में मुल्क में जल्द ही कृष्ण जन्मभूमि और ज्ञान व्यापी मस्जिद पर कब्जे के लिए तहरीक चलाने का फैसला किया गया। एक और अहम खबर, एनसीबी रिया चक्रवर्ती से लगातार पूछताछ कर रही है। एजेंसी रिया से सैमुअल के साथ हुई चैट, बैंक से पैसों की निकासी और कुछ सीडीआर के हवाले से पूछताछ कर रही है। सैमुअल और रिया की कॉल डिटेल के हवाले से भी सवाल किए जा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती के जवाब मिलने के बाद एजेंसी सैमुअल से सवाल करेगी। जराये के मुताबिक पूछताछ के दौरान रिया दबाव में दिख रही हैं। उधर मुंबई की सेशन कोर्ट ने जैद और अब्दुल बासित की जमानत की अर्जी पर समाअत 9 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी है। और मुंबई से इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमित राय। अमित, अभी तक की जो पूछताछ एनसीबी कर रही है रिया चक्रवर्ती से, उसमें क्या कुछ आपके जराये बता रहे हैं? देखिए, रिया और सैमुअल मेरेंडा से समय पूछताछ हो रही है और रिया से सैमुअल के साथ किए गए चैट, बैंक ट्रांजैक्शन और कुछ सीडीआर जिसमें कुछ फोन नंबर है, वो सब आधार जो है उनको दिखाया जा रहा है। उसके बारे में रिया से सवाल जो है एनसीबी जो है पूछ रही है। बाद में मैं देख रहा हूँ कि रिया के जवाबों से जो है फिर सैमुअल से भी जो है पूछताछ जो है की जाएगी और लगातार जो है एक एक खड़िया जो है जोड़ते हुए जो है एनसीबी नजर आ रही है। और सूत्र हमारी ये बता रही है कि रिया पूछताछ में काफी असहज महसूस कर रही, काफी तनाव में जो है दिख रही है, क्योंकि कल भी हमने देखा था कि जो हमारे सूत्र और जानकारी है कि शौविक को देखकर वो पूछताछ में रो पड़ी जो है। और कल जैसे ही वो घर पे उतरी थी, गाड़ी से भागते हुए अपने घर के अंदर गई, कहीं ना कहीं जो है वो परेशान नजर आ रही है इस पूरे मामले को लेकर। और रिया ने पूछताछ में ये भी बताया कि उन्होंने कभी ड्रग्स जो है नहीं लिए, उन्होंने सिर्फ जो है सिगरेट और ड्रिंक का सेवन किया है। बासित जो ड्रग्स सप्लायर पकड़ा गया है उनसे वो 5 बार मिली थी। शौविक का दोस्त था बासित, ये उन्होंने बताया एनसीबी को। और एनसीबी अधिकारी ने ये पूछा कि सैमुअल ने पूछताछ में बताया कि आप ड्रग्स लेती हैं, तो रिया ने कहा कि मैं सुशांत के लिए ड्रग्स मंगाती थी और मैं ड्रग्स का सेवन मैंने कभी नहीं किया। दो और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है कि एनसीबी आने वाले दिनों में जो है नीरज, केशव और सिद्धार्थ को जो है समन देखकर पूछताछ के लिए बुला सकती है, क्योंकि ये तीनों सुशांत के घर में रहते थे और इनमें से कोई सीबीआई और ईडी पूछताछ में ये कहता है कि घर पे ड्रग्स आता था, रिया ड्रग्स लेती थी, तो किसी का बयान ये आता है कि ड्रग्स नहीं आता था। तो अब एनसीबी भी जो है ये इन सबको बुला के पूछताछ आने वाले दिनों में कर सकती है। और सूत्र ये भी बता रहे कि एनसीबी एक पत्र लिखेगी सीबीआई और ईडी को और उसमें सुशांत के घर से जो सामान सीज किए गए उसकी जानकारी मांगेगी। क्या एनसीबी ये जानना चाहती है क्या कोई ड्रग्स से संबंधित चीज मिली थी, क्या सीबीडी ऑयल की जो बात चल रही है वो मिला था। तो लगातार जो है पूछताछ जो इस मामले में जो है चल रही है। और जो कल अनुज केशवानी जिसके यहाँ रेड पड़ी थी, ड्रग्स जो है बरामद हुई थी, अब जेल वापसी गिरफ्तारी दिखा दी गई, उसे कोर्ट ले जाया गया प्रोड्यूस करने के लिए। और सबसे बड़ी जानकारी ये निकल के आ रही है कि अनुज केशवानी कोई ड्रग पेडलर नहीं है, ड्रग सप्लायर है। यानी इसी अनुज से जो है करण, अब्बास, बासित, शौविक के सभी लोग ड्रग्स लेते थे। यानी ये मेन आदमी जो है बताया जा रहा है। अब अनुज केशवानी अगर सप्लायर है, मेन सप्लायर, तो ये सप्लाई कहाँ से करता था ड्रग्स, इसके तार कहाँ कहाँ जुड़े हैं, क्या जो है विदेशों से ड्रग्स की सप्लाई होती थी, खाड़ी देशों से ड्रग्स आता था, दुबई से ड्रग्स जो है इंडिया में सप्लाई किया जाता था। इन सब की जांच करने के लिए जो है आज इसे कोर्ट में पेश किया गया और एनसीबी जो है इसके लिए रिमांड मांगेगी। वहीं एक और महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि जैद और बासित ने जो है बेल एप्लीकेशन दायर की थी सेशन कोर्ट में, लेकिन सेशन कोर्ट ने ये कहा कि अभी एनसीबी के रिमांड में आप लोग हैं 9 तारीख तक, 9 तारीख को पहले कोर्ट में सुनवाई होने दीजिए, उसके बाद जो है आप याचिका करेंगे तो उस पर फैसला आएगा। लेकिन अभी की याचिका को जो है बिल्कुल टाल दिया गया है। जी अमित, तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी के लिए। लगातार इस अहम खबर से मुताल्लिक़ तमाम तर अपडेट हम अपने नाज़रीन को देते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में सिक्योरिटी एहलकारों को बड़ी कामयाबी मिली। दिल्ली स्पेशल सेल ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल के 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। इनकी शिनाख्त भूपेंद्र उर्फ दिलावर सिंह और कुलवंत सिंह की हैसियत से की गई। शुमाल मगरबी दिल्ली में गोलियों के तबादले के बाद इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 6 पिस्तौल और 40 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। अदाकारा कंगना रनावत को मरकज ने वाई जुबरे की सिक्योरिटी दी है।
शिवसेना लीडर संजय राउत और कंगना रनावत के दरमियान जारी लफ्जी जंग के बीच कंगना रनावत को वाई सिक्योरिटी मुहैया कराई गई। इसके तहत कंगना की हिफाजत पर 11 सिक्योरिटी एहलकार मामूर होंगे। सिक्योरिटी मुहैया कराए जाने पर कंगना ने मरकज का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ट्वीट किया कि वज़ीर दाखिला अमित शाह मुझे कुछ दिन बाद मुंबई जाने की सलाह दे सकते थे, लेकिन उन्होंने भारत की एक बेटी के वादों का मान रखा। नई तालीमी पॉलिसी पर मुनक़दा कॉन्फ्रेंस से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने खिताब किया। अपने खिताब में दोनों ने नई तालीमी पॉलिसी की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि हुकूमत के बजाय टीचरों को पॉलिसी तय करनी चाहिए और ये नई तालीमी पॉलिसी मुल्क के लिए काफ़ी सूदमंद साबित होगी, क्योंकि तालीम के अमल को जमहूरी अक़दार से हम आहंग किया गया है। पीएम ने यह भी कहा कि स्टडी की बजाय लर्निंग पर नई तालीमी पॉलिसी में जोर दिया गया है। तलबा में निसाब से आगे बढ़कर सोचने की आदत परवान चढ़ेगी। कॉन्फ्रेंस में गवर्नर और रियासतों के वज़राए तालीम ने भी शिरकत की। मरकजी वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल भी कॉन्फ्रेंस में शामिल रहे। यह शिक्षा नीति परामर्शों की अभूतपूर्व और लंबी प्रक्रिया के बाद तैयार की गई है। मुझे बताया गया है कि इस नीति के निर्माण में लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 12,500 से अधिक स्थानीय निकायों तथा लगभग 675 जिलों से प्राप्त 2 लाख से अधिक सुझावों को ध्यान में रखा गया है। ऐसी राष्ट्रव्यापी तथा विस्तृत भागीदारी के कारण यह शिक्षा नीति सही मायनों में राष्ट्रीय अपेक्षाओं और समाधानों को समाहित करती है। यह शिक्षा नीति 21वीं सदी की आवश्यकताओं व आकांक्षाओं के अनुरूप देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को आगे ले जाने में सक्षम होगी। यह केवल एक नीतिगत दस्तावेज नहीं है, बल्कि भारत के शिक्षार्थियों एवं नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। शिक्षा नीति क्या हो, कैसी हो, उसका स्वरूप क्या हो, ये तय करने के बाद अब देश एक स्टेप और आगे बढ़ा है। अब पूरे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर, उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर व्यापक विचार विमर्श हो रहा है, संवाद हो रहा है। ये व्यापक विचार विमर्श इसलिए जरूरी है क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सिर्फ पढ़ाई लिखाई के तौर तरीकों में ही बदलाव लाने के लिए नहीं है। ये पॉलिसी 21वीं सदी के भारत के सामाजिक और आर्थिक जीवन को नई दिशा देने वाली है। दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई समेत 9 शहरों में मेट्रो खिदमत लंबे अरसे के बाद बहाल की गई। दिल्ली में येलो लाइन पर सुबह हुडा सिटी सेंटर से समयपुर बादली की मेट्रो रेल रवाना हुई। नोएडा में एक्वा लाइन पर मेट्रो रेल पटरी पर दौड़ी। उधर हैदराबाद में भी अनलॉक 4 के तहत मेट्रो खिदमत मरहलेवार तौर पर बहाल करने का फैसला किया गया और इसी के तहत आज रेड लाइन पर एलबी नगर से मियापुर तक मेट्रो खिदमत बहाल हो गई। चेन्नई में ब्लू लाइन मेट्रो खिदमत पटरी पर लौट आई। बर्मनपेट से एयरपोर्ट तक आज सुबह मेट्रो रेल दौड़ी। उधर मुल्क के आईटी शहर बेंगलुरु में भी आज से मेट्रो ट्रेन सर्विस को बहाल किया गया। आज पहला दिन रहा, इसलिए मुसाफिरों की तादाद काफ़ी कम दिखाई दी। डिजिटल पेमेंट की वजह से भी मुसाफिरों की तादाद कम ही नजर आ रही है। कोरोना गाइडलाइन का खास ख्याल रखा जा रहा है। मेट्रो खिदमत बहाल होने से लोगों को कुछ राहत मिली है। ये तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है, इजी हो रहा है। एक्चुअली क्या है कि इसमें बहुत अच्छे से सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है और इजीली जिस तरीके से यहाँ पे अभी चेक इन हुआ, जिस तरीके से सारा चीज़ हुआ, ये काफ़ी मतलब बहुत अच्छा है हम लोगों के लिए। और मेट्रो चलने से क्या हो गया, हमारा टाइम बचेगा, पैसे बचेंगे, जो कि कंपनी पे नहीं कर पाती है हर तरीके से लिए। तो ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा और ईजी है। काफ़ी सहूलियत हो गई है और 81 जा रहे हैं।
अच्छा लग रहा है अब तो, भीड़ भाड़ भी नहीं है और सोशल डिस्टेंसिंग काफ़ी है। सही है सरकार का फैसला, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ फैसला सही है। I was very feel good, very safe, comfort, social distancing. It was very good. 5 महीने बाद आई थिंक लॉकडाउन के बाद फर्स्ट टाइम मैंने मेट्रो को यूज़ किया है। सो दिस इज़ वेरी गुड, वेरी फैंटास्टिक। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी सोशल डिस्टेंसिंग, यहाँ की जो सुविधाएं हैं बहुत अच्छी हैं इसकी NMRC की। मैं भी DMRC में भी जाऊँगा, देखता हूँ यहाँ से कैसा है, उसका भी सफ़र कैसा है। बहुत अच्छा सफ़र रहा यहाँ का। It's been a great time that we had. It's been after 6 months, I assume. So it's been a great experience after a long time. So the maintenance was very good here. So I think it's back to normal. Got an audit in Chandanagar. I'm very happy that metro has been started today. Very happy for the authorities also. Hope we'll have a safe travel. मुल्क में कोरोना के हमले जारी हैं। पिछले 24 घंटों में 90,802 नए मामलों की तस्दीक हुई। इन मामलों के साथ ही मुल्क में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 42,04,614 हो गई। इनमें 8,82,542 एक्टिव मामले हैं। वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1,016 मरीजों की मौत हुई। इस तरह मुल्क में अब तक 71,642 अफराद की कोरोना से मौत हो गई है। मुल्क में अब तक 32,50,429 अफराद कोरोना को मात दे चुके हैं। उधर ICMR के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 7,20,000 ज़्यादा कोरोना टेस्ट किए गए। मगरबी बंगाल में आज मुकम्मल लॉकडाउन है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दुकानें और तिजारती मराकज़ बंद हैं। सिक्योरिटी एहलकार जगह जगह तैनात हैं। रवा महीने की 11 और 12 तारीख को भी लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। ख्याल रहे कि मगरबी बंगाल में कोरोना मुतासिरीन की मजमूई तादाद 1,80,000 से तजावुज़ कर गई है। पिछले 24 घंटों में 3,087 नए मामले सामने आए हैं, जबकि रियासत में कोरोना से शिफायाब होने वालों की तादाद 1,57,218 है। रियासत में अब तक 3,614 अफराद की कोरोना से मौत हो चुकी है। और सीधे रुख करेंगे कोलकाता का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी शबाना एजाज। शबाना, आपसे जानना चाहेंगे आज लॉकडाउन का कितना असर देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि इंतजामात किए गए थे और पूरी तरह से जो कोरोना का असर अब देखा जा रहा है उसको देखते हुए आज का ये लॉकडाउन किस हद तक कामयाब रहा? देखिए, बंगाल में जिस तरह से कोरोना के मरीज बढ़ रहे थे, ऐसे में हुकूमत ने हफ्ते में 2 दिनों का लॉकडाउन का ऐलान किया था। पिछले महीने हमने देखा था कि 2 दिनों का लॉकडाउन हुआ था। इस महीने का ये पहला लॉकडाउन है और 11 और 12 तारीख को भी अगर इस तारीखों में तब्दीली नहीं की जाती है तो कह सकते हैं कि इस हफ्ते का 3 दिनों का लॉकडाउन होगा। तो जिस तरह से बंगाल में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, हुकूमत का दावा है कि मुकम्मल लॉकडाउन किए जाने से उन मरीजों जो रोजाना हर दिन मरीजों की एक बड़ी तादाद सामने आ रही है उस पर काबू पाया गया है। और 3,000 मरीज जो सामने आ रहे थे उनकी तादाद भी घटी थी, लेकिन अब एक बार फिर पिछले 2 दिनों से देखा जा रहा है कि 3,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। हालांकि सिर्फ 11 और 12 तारीख तक ही, सितंबर तक ही लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, लेकिन वजीर आला ममता बनर्जी ने कहा था कि एक्सपर्ट कमेटी उन्हें जिस तरह की हिदायत देगी, क्योंकि एक्सपर्ट कमेटी ने दावा किया था कि 24 सितंबर के बाद बंगाल में कोरोना के जो सूरत हाल है उस पर काबू पा लिया जाएगा। तो ऐसे में क्या कुछ होता है और क्या कुछ इकदामात हुकूमत करने जा रही है उसका ऐलान 12 तारीख के बाद होगा। उम्मीद की जा रही है, जैसे जो नवान्नों से जिस तरह से खबरें मिल रही हैं कि 18 तारीख को एक्सपर्ट कमेटी की मीटिंग होगी 18 सितंबर को, और उसके बाद कोई अहम फैसला लिया जाएगा और ये भी देखा जाएगा कि बंगाल में कोरोना पर गिरफ्त पाने में हुकूमत किस हद तक कामयाब हुई है ना। अगर आप देखें कि बंगाल में हालांकि कोरोना के मरीजों की
तादाद बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ बड़ी तादाद में मरीज सेहतयाब भी हो रहे हैं। तो ऐसे में हुकूमत का दावा है कि बंगाल में बेहतर इलाज फराहम किया जा रहा है और वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा था कि दीगर रियासतों के कोरोना से मुतासिर मरीज भी अगर बंगाल में इलाज के लिए आएंगे तो उनका भी मुकम्मल इलाज किया जाएगा। तो ऐसे में किस हद तक कामयाबी मिली हुकूमत को इस 2 दिनों के हफ्ते में 2 दिनों के लॉकडाउन से, उस सबका जायजा लिया जाएगा और उसके बाद जो है वो कोई खास इलाज शबाना आपसे ये भी जानना के बाद ही किया जा सकता है। इस लॉकडाउन के दरमियान आवाम का क्या कुछ रद्द-ए-अमल रहा, क्योंकि जाहिर सी बात है कोरोना का खतरा जो है अभी भी बरकरार है, तो लोगों का क्या कुछ आज रद्द-ए-अमल रहा? बिल्कुल है ना कि बार बार हुकूमत की तरफ से, समाजी तंजीमों की तरफ से बार बार यही कहा जाता रहा है कि कोरोना से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम भीड़ भाड़ इलाकों से जो है वो दूर रहें। लेकिन जिस तरह से कोलकाता शहर में आपने तस्वीरें देखी होंगी कि भीड़ काफ़ी हो रही है, लेकिन लॉकडाउन के ऐलान के बाद हम ये कह सकते हैं कि आवाम का भी ताउन रहा है और लोग भी मन बना चुके हैं कि उन्हें बाहर नहीं निकलना है। तो आप देखें कि ये पूरा पार्क स्ट्रीट का ये इलाका है, देखें कि आप किस तरह से सन्नाटा है इस पूरे इलाके में, और अगर कहीं कोई 1-2 गाड़ियां नजर भी आ रही है तो वो भी हेल्थ सर्विस के लिए जो है वो लोग हैं और साथ कोई पुलिस की गाड़ी है। तो तमाम तर जो है वो इकदामात पुलिस की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं और कह सकते हैं कि लोगों का भी ताउन मिल रहा है। साथ ही साथ इस हफ्ते में जो 3 दिनों का लॉकडाउन किया गया है, तो दूसरी तरफ आवाम के ताउन के साथ साथ सियासी पार्टियां भी अपने अपने तौर पर जो है वो बातें कर रही हैं। आपने देखा होगा कि अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि बंगाल में लॉकडाउन का मतलब जो है वो मुकम्मल छुट्टी है। तो एक तरह के से ये सियासी बयानबाजी है, लेकिन इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग जो है वो बिल्कुल ताउन कर रहे हैं और उन्हें भी मालूम है कि लॉकडाउन है तो घर में रहना है। इस लॉकडाउन का निफाज किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे शबाना तमाम तर जानकारी के लिए। इस वक्त की बेहद अहम खबर, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का तजुर्बा रहा कामयाब। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके मसरत का इजहार किया है। राजनाथ सिंह ने टेक्नोलॉजी के मैदान में बड़ी कामयाबियों की उम्मीद जाहिर की है। उन्होंने लिखा कि ताज़ा तजुर्बे से मुल्क को हासिल दिफाई तकनीक को फरोग देने में मदद मिलेगी। आपको बताएं कि डीआरडीओ ने आज स्क्रैमजेट तकनीक के इंजन का तजुर्बा किया। उड़ीसा के साहिली इलाके अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स से ये तजुर्बा किया गया। तो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का तजुर्बा कामयाब रहा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके इस पर मसरत का इजहार किया और अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि टेक्नोलॉजी के मैदान में बड़ी कामयाबियों की उम्मीद है। जदीद निज़ाम के कामयाब तजुर्बे से अब राह हमवार हो गई है। मुल्क में ही तेज रफ्तार मिसाइलों की तैयारी के लिए राह हमवार हुई है। कोरोना के दौरान अपनी जानों को हथेली पर रखकर बेंगलुरु के मुस्लिम नौजवानों की टीम ने जमीयतुल उलमा हिंद के तहत खिदमत अंजाम दी। ऐसे कोरोना के बहादुरों को जमीयतुल उलमा ने सनद और एजाज से नवाजा। ये वो नौजवान हैं जिन्होंने कब्रिस्तानों, शमशान घाटों में कोरोना से इंतकाल करने वाले मरीजों की आखिरी रसूमात अंजाम दी। लाल मस्जिद में मुनक़्क़दा तकरीब में जमीयतुल उलमा हिंद के रियासी सदर मौलाना इफ्तिकार अहमद कासमी ने कहा कि इन नौजवानों ने इंसानियत की अजीम खिदमत अंजाम दी है। फिर जब कोरोना हुआ तो उस मौके पर एम्बुलेंस की खिदमत है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की फराहमी है और मरने वालों की तदफीन, उनको गुस्ल, तयम्मुम और उनको कफन पहनाना, नमाज जनाजा पढ़ना और उनको जो है इस्लामी तरीक़े पर उनका आखिरी हक़ अदा करना, इन तमाम खिदमात के साथ तकरीबन 125 नौजवान जो मुस्तकिल 24 घंटे जमीयतुल उलमा कर्नाटक के साथ जुड़े रहे। जाहिर सी बात है हमारे पास देने के लिए उनको कुछ नहीं है सिवाय इसके कि हम उन्हें दुआएं दें। यादगार के तौर पर एक एजाज़ उन्हें दिया गया है। और ये वबा चूँकि ख़त्म नहीं हुई है, आज भी लोग मुब्तला हैं, आज भी लोग मुतासिर हो रहे हैं, आज भी लोग अपनी जानें खो रही हैं। हमने उन सब से इल्तिजा की है कि आपके खिदमात आप जारी रखें ऐसे लोगों की मदद के लिए, क्योंकि कोई कोरोना से किसी का इंतकाल होता है तो उसका प्रोसीजर दफनाने का या अंतिम संस्कार का बिल्कुल
अलग होता है। अच्छा काम करने के लिए डरना नहीं है, बुरा काम करने के लिए हिम्मत नहीं करना है। जो भी बुरा काम है, जो भी कानून के खिलाफ है, उसके अंदर हमें पार्टिसिपेट नहीं करना है। जो अच्छा काम है वो हमारा बर्थ राइट है करने का। तो इसके लिए इंशाअल्लाह हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्गों की गाइडेंस के अंदर आने वाले दिनों के अंदर जो मुसलमान के ऊपर चंद लोगों ने धब्बा जो डाला था, तो वो धब्बा मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से कोरोना वायरस के तब हमारे मुसलमान वॉलंटियर्स जो जिस हिसाब से इन्होंने खिदमत अंजाम दिए हैं, गैर कौमों को, उनके क्रिश्चियंस को क्रिश्चियन तरीके बरियल राइट्स परफॉर्म किए, एक हिंदू को उनके सिमेट्रीज में परफॉर्म किए बरियल राइट्स, तो एक तरीके से इट्स एन आई ओपनर फॉर द नॉन मुस्लिम कम्युनिटी ऑल्सो। तो वो देख सकते हैं कि मुसलमान कितने सेक्युलर हैं और एक सेक्युलर स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है, और कहीं काफ़ी हद तक जो लोग मुसलमान के मुखालिफत कर रहे थे आज वो तारीफ़ कर रहे हैं मुसलमान वॉलंटियर्स की। झारखंड उर्दू एकेडमी के क़याम का मुतालबा अब जोर पकड़ने लगा है। उर्दू अदब की मुख्तलिफ तंजीमों से जुड़े लोगों ने आइंदा असम्बली के मानसून इजलास में उर्दू एकेडमी के क़याम के ताल्लुक से फैसला लिए जाने का मुतालबा किया। अंजुमन बकाया अदब के जनरल सेक्रेटरी नसीर अफसर की शिकायत है कि बार बार के मुतालबात के बावजूद उर्दू एकेडमी के क़याम की कोशिश नहीं की गई। इससे उर्दू ज़बान अदब को नुकसान उठाना पड़ रहा है। वाज़ेह है कि झारखंड असम्बली में मानसून सेशन का आगाज़ 18 सितंबर से होगा। ये हमारी बदनसीबी रही है कि 2 उर्दू दां गवर्नर भी हमारे यहाँ रहे और उर्दू एकेडमी का क़याम नहीं हो पाया। पहले भी यूपीए गवर्नमेंट थी और अभी भी है, और वही वज़ीर आला हेमंत सोरेन आज भी हैं। हमने आज के अखबारात में मुतालबा किया है कि जो हमारी देरीना ख्वाहिश है कि उर्दू एकेडमी का क़याम जल्द अज जल्द हो जाए, और इसके लिए हमने कहा है कि आइंदा जो 18 सितंबर को मानसून इजलास होने जा रहा है उसमें ये फैसला ले सरकार कि हम जल्द से जल्द जो है उर्दू एकेडमी का क़याम अमल में लाने जा रहे हैं। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तहरीक चलाने वाले तलबा यूनियन के साबिक काबीना रुकन फरहान जुबैरी की 100 दिन के बाद जेल से रिहाई हुई, और जेल से रिहाई पर फरहान ने कोरोना की वबा के दौर में जेल में कैदियों की बदहाली पर आवाज़ उठाते हुए अदलिया से मुतालबा किया कि वो जेलों का मुआयना करे। वही जो अनट्रेंड कैदी हैं, बंदी हैं, वही दवाइयां देते हैं, और वो वही सिर्फ 2-3 गोलियां उठाकर दे देते हैं। चाहे आप जाके कोई भी मर्ज बताइए, वो सिर्फ वही 2 गोली उठा के दे देंगे। मैं खुद गया 2-3 बार दवा लेने, मैंने बदन दर्द बताया वही गोली दे दी, सर दर्द बताया वही गोली दे दी, बुखार बताया वही गोली दे दी, उल्टी बताई वही गोली दे दी, वही बस 2-3 गोलियां लौट फिर के वो वही दे देते हैं। कम से कम एक बार वहां के जजेस, वहां के न्यायाधीश जाकर एक बार जेलों का निरीक्षण करें, जेलों को देखें कि बंदी किस हालात में रह रहे हैं इस महामारी के टाइम में, और उन बंदियों को जल्द से जल्द बेल कराएं। जो निर्दोष फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालें और उनको उनके घर वालों से मिलवाएं। मुल्क के बेशतर हिस्सों में सब्जियों की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। दिल्ली में भी सब्जियों की कीमतों में इजाफा देखा गया। आलू की कीमत 12 रुपए से बढ़कर 30 रुपए फी किलो। आलू के अलावा प्याज की कीमत में भी दुगना इजाफा देखा जा रहा है। ये बरसात की वजह से बाढ़ आ रही है, उसकी वजह से सब्जी महंगी है, पीछे से माल ला रहे हैं। और प्याज, आलू ये 40 रुपए किलो हो गए मार्केटों में, यहाँ से थोक में 30 रुपए किलो जा रही। टमाटर, आलू 32 रुपए किलो जा रहा है। फर्क बहुत पड़ेगा। जो एक कट्टा ले जा रहा है वो 10 किलो आलू ले जा रहा है कुल। इसका जो प्रभाव है हम पर भी पड़ रहा है और ग्राहकों पर भी पड़ रहा है। ग्राहक जो है ऊपर नीचे ज्यादा रेट होने की वजह से माल ले नहीं पा रहे, और हम जो माल ले रहे हैं हमें उतने पैसे पूरे नहीं हो पा रहे जितने का माल आ रहा है। तेलंगाना कानून साज असम्बली की मानसून इजलास का आज से आगाज हो गया है। हुकूमत ने असम्बली इजलास के लिए जो रहनुमा खतूत जारी किए हैं और कोरोना नेगेटिव होने वाले अरकान को ही इजलास में शिरकत की इजाज़त दी गई है। अरकान को समाजी फासलों के उसूलों को बरकरार रखते हुए एक दूसरे से कम 6 फीट का फासला बरकरार रखने की हिदायत दी गई है। इजलास से पहले असम्बली की पूरी इमारत को सैनिटाइज किया गया।
इसके अलावा तमाम तर एहतियाती इक़दाम भी किए जा रहे हैं। अरकान और अमले के लिए ऐवान में मास्क लगाने को भी लाजमी करार दे दिया गया है। इजलास के पहले दिन साबिक़ सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी को ऐवान में इत्तेफ़ाक़ राय से ताज़ियती करारदाद मंजूर की गई। वज़ीर आला KCR ने करारदाद पेश